हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था कि लाइफ कोई बगैर फंडामेंटल राइट्स के या राइट्स के बगैर कैसी होगी। अब हमारा टॉपिक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स कौन कौन सी हैं। बाकी और जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं दुनिया के अंदर, उसी की तरह से इंडिया में भी ये जो राइट्स है इनका जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। कुछ राइट्स ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही फंडामेंटल है, जरूरी है और उनको जो है एक खास दर्जा दिया गया है। इन्हें कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। हमने पहले ही पढ़ा है चैप्टर 2 में अपने प्रियम्बल के बारे में, जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा जो प्रियम्बल है वो यही बताता है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस को कैसे सिक्योर किया जाए। फंडामेंटल राइट्स इन्हीं प्रॉमिस को इफेक्ट्स में लाती हैं। ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक फीचर माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, अगर आपको याद हो तो। और इन फंडामेंटल राइट्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है एक सामान्य इंसान के लिए, आम आदमी के लिए, तो हम उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली है राइट टू इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी इंसान को, खासतौर से इंडियन नागरिक जो है, उसको मना नहीं कर सकती। इक्वालिटी जो है उसकी लॉ के सामने बिल्कुल बराबर है, या उसको जो है बिल्कुल समान प्रोटेक्शन मिलेगा लॉज का। इसका मतलब क्या है कि लॉ जो है वो हर एक के लिए सेम मैनर में अप्लाई होगी, भले ही उस पर्सन का स्टेटस कैसा भी हो। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है एक तरह से नींव है किसी भी डेमोक्रेसी की। कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता एक गवर्नमेंट लीडर के बीच में, गवर्नमेंट ऑफिशियल के, या एक ऑर्डिनरी सिटीजन, यदि सब जो है कानून के सामने बराबर है। हर नागरिक, प्राइम मिनिस्टर से लेके एक छोटे किसान तक जो कि एक बहुत ही अंदरूनी इलाके में, गांव में रहता है, सबके लिए सेम कानून है। कोई भी पर्सन लीगली क्लेम नहीं कर सकता कोई खास ट्रीटमेंट या उसको बेनिफिट दिया जाए इसलिए कि वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन। अब जैसे कुछ साल पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री के थे, उन्होंने एक कोर्ट केस फेस किया, उनके ऊपर चीटिंग के चार्जेस लगे थे। कोर्ट ने फाइनली उनको जो है ये डिक्लेयर किया कि वो नॉट गिल्टी है। बट जब तक कंटिन्यू रहा ये केस, उनको जो है रोज कोर्ट जाना पड़ता था, सबूत देने पड़ते थे, फाइल करने पड़ते थे पेपर्स, जैसे कि ऑर्डिनरी सिटीजन करता है, बिल्कुल वैसे। ये जो बेसिक पोजीशन है इसको फिर और मतलब सही तरीके से क्लैरिफाई किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जब इन्होंने ये बताया कि कुछ इम्प्लीकेशंस है राइट टू इक्वालिटी के। गवर्नमेंट जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकती। किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ भी, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर सिटीजन को पूरी तरह से एक्सेस होगी पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं। इसी तरीके से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जो कुएं का इस्तेमाल है, टैंक्स हैं, नहाने के जो घाट हैं, रोड्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, या जो पब्लिक रिजॉर्ट्स वाली प्लेसेस है जिनको गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है या जनरल पब्लिक के यूज के लिए बनाए हैं, उन पे कोई भी किसी तरह का रोक टोक या भेदभाव नहीं करेगा। ये बात बहुत ऑब्वियस लगती है, पर ये राइट्स को लाना बहुत जरूरी था कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री के, जहाँ ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं करता है लोगों को, कुछ समुदाय के, कि वो जो है इन तरह की पब्लिक प्लेसेस तक अपनी पहुंच रख पाए। इसी तरीके का सेम सिद्धांत अप्लाई होता है पब्लिक जॉब्स पे। सारे नागरिक जो है उनको बराबरी का मौका मिलना चाहिए उन मैटर्स में जो खासतौर से एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट पोजीशन वाली जॉब पे कोई भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा या उसको इनएलिजिबल नहीं बनाया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि जो भी हम लोगों ने पहले बताया कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इसके आधार पर। आपने पढ़ा था चैप्टर 4 में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है रिजर्वेशंस प्रोवाइड करे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या जो और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो है उनकी अलग अलग स्कीम्स होती हैं जिसमें वो प्रेफरेंसेस देते हैं विमेन को, पुअर या फिजिकली हैंडीकैप्ड को कुछ खास तरह के जॉब्स में। क्या ये जो रिजर्वेशंस हैं ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हैं? नहीं। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि हम हर एक को सेम ट्रीटमेंट दें, भले ही उनको कैसा चाहिए है, क्या नीड है उनकी, उसको ना देखते हुए हर एक को एक जैसे हम नहीं ट्रीट कर सकते। इक्वालिटी का मतलब है कि हर एक को बराबरी का मौका मिले कि वो हासिल कर सके जिसकी वो काबिलियत रखता है। कई बार ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ खास तरह का ट्रीटमेंट उनको मिला जाए या उनको दिया जाए जिनको, ताकि उनको भी जो है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की गारंटी हो सके। इसीलिए जो है जॉब रिजर्वेशंस जो हैं वो काम ये करते हैं।
इसको और क्लैरिफाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो इस तरह के रिजर्वेशन हैं वो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है। अब ये जो एक तरह का नॉन डिस्क्रिमिनेशन का सिद्धांत है, ये हमारी सामाजिक जिंदगी तक भी आगे फैलता है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये मेंशन करता है कि एक एक्सट्रीम फॉर्म जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की है वो है अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, और डायरेक्ट करता है गवर्नमेंट को बिल्कुल क्लियरली कि इसको खत्म किया जाए। जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की वो पूरी तरह से मना है किसी भी फॉर्म में। अनटचेबिलिटी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि उन लोगों को नहीं टच करना है जो कुछ खास तरह की कास्ट को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब हुआ कोई भी बिलीफ या सोशल प्रैक्टिस जिससे लोगों को नीचा देखा जाए, उनके बर्थ के आधार पर उनके ऊपर कास्ट लेबल लगे हों, उन चीजों के लिए ये बात कही गई है। ऐसी प्रैक्टिसेस को जो है होने के कारण वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते दूसरों लोगों के साथ, या उनकी पब्लिक प्लेसेस पर उतनी पहुंच नहीं हो पाती जैसे और नागरिक है उनके जैसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एक तरह से पनिशेबल ऑफेंस माना है। नेक्स्ट हमारी राइट है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है कि हमारी बंदिशों से आजादी, बंदिशों का ना होना। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब है कि कोई भी हमारे जो अपने पर्सनल अफेयर्स हैं या हमारे जो काम हैं उनमें दखलंदाजी नहीं करेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो कोई या भी कोई गवर्नमेंट। हम जो है सोसाइटी में रहना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम फ्री हों। हम वो चीजें करना चाहते हैं जिस तरह का हमारा मन है, या हम जैसे करना चाहते हैं हम उस तरीका को फॉलो करना चाहते हैं उन चीजों को करने के लिए। तो बाकी और लोग जो है वो हमें ये ना डिक्टेट करें कि हम क्या करें। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सिटीजन्स को क्या अधिकार दिए हैं कि जो राइट टू फ्रीडम है स्पीच और एक्सप्रेशन का, असेंबली कर सकते हैं आप शांत मैनर में, एसोसिएशंस और यूनियंस बना सकते हैं, पूरी कंट्री में फ्रीली मूव कर सकते हैं, कंट्री के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई भी आप जॉब कर सकते हैं, ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं। एक चीज जो रिमेम्बर करने वाली है वो ये है कि हर सिटीजन के पास ये राइट है सारे फ्रीडम्स की। इसका मतलब तुम अपने फ्रीडम को इस तरह से नहीं कर सकते कि उससे दूसरों की जो राइट टू फ्रीडम है उसका वायलेशन हो। आपके फ्रीडम जो है उससे पब्लिक न्यूसेंस या डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए जब तक आप दूसरे को ना तो नुकसान पहुंचा रहे हो ना चोट पहुंचा रहे हो। फ्रीडम कोई अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं है कि जो मर्जी आए वो करो। इसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है हमारे उस फ्रीडम पे, अगर वो सोसाइटी के ज्यादा हित में उसे लगता है कि इनके ऊपर बंदिश होना जरूरी है, तो ऐसे में वो फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बहुत ही असेंशियल फीचर है किसी भी डेमोक्रेसी का। हमारे जो विचार है, हमारी पर्सनालिटी है, वो तभी डेवलप हो सकती है जब हम फ्रीली दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें। हो सकता है आपकी सोच जो है औरों से अलग हो, 100 लोग एक तरीके से सोच सकते हैं, पर आपके पास ये फ्रीडम है कि आप चीजों को डिफरेंटली सोच सकें और उन्हें अपने व्यूज जो है उसी के हिसाब से एक्सप्रेस कर सकें। कोई भी पॉलिसी हो गवर्नमेंट की, कोई भी एक्टिविटी हो एसोसिएशन की, आप उससे हो सकता है सहमत ना हो, आपको पूरी आजादी है कि आप क्रिटिसाइज कर सकें गवर्नमेंट की या जो भी एसोसिएशन है उनकी एक्टिविटीज को अपनी बातों के थ्रू पेरेंट्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ पब्लिकली आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, पैम्फलेट की मदद से, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर के हेल्प से, पेंटिंग्स, पोएट्री, सॉन्ग्स की मदद से कर सकते हैं। पर आप अपनी इस आजादी का इस्तेमाल किसी के प्रति हिंसा भड़काने के लिए नहीं कर सकते। आप लोगों को जबरदस्ती फ्यूम नहीं करेंगे कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएं, या आप ऐसा नहीं करेंगे कि औरों की आप जो इज्जत है उसको कम करने की कोशिश करें, गलत बातें करें, गलत चीजें बोलें, जिससे कि सामने वाले की जो रेपुटेशन है उस पर परेशानी। सिटीजन्स के बाद ये फ्रीडम है कि वो मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, प्रोसेशंस निकाल सकते हैं, रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशंस, किसी भी मैटर पर लेकर वो ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर वो कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, विचारों को एक्सचेंज करना चाहते हैं, पब्लिक सपोर्ट जुटाना चाहते हैं किसी भी कॉज के लिए, या एक कैंडिडेट के लिए वोट चाहते हैं, चाहे पार्टी के लिए इलेक्शंस के अंदर, इन सब को वो आराम से कर सकते हैं। बट ऐसी मीटिंग्स का पीसफुल होना बहुत जरूरी है। कोई भी पब्लिक डिसऑर्डर वो नहीं कर सकते, या समाज में जो शांति है वो खत्म हो, अशांतिपूर्ण वातावरण बने, ऐसा उनको कोई काम करना अलाउड नहीं है। जो लोग भी इस तरह की एक्टिविटीज में, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने साथ वेपन्स ना कैरी करें।
सिटीजन्स पूरी तरह से फ्री है एसोसिएशंस बनाने के लिए, जैसे कि वर्कर्स जो फैक्ट्री में हैं वो अपनी वर्कर्स यूनियन बनाते हैं ताकि उनके हितों को जो है और प्रमोट किया जा सके। कुछ लोग टाउन में जो है साथ में आकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं ताकि करप्शन और पॉल्यूशन के खिलाफ जो है वो कैंपेन चला सकें। इसी तरीके से सिटीजन्स को पूरा फ्रीडम है कि वो कंट्री के किसी भी हिस्से में ट्रैवल कर सकते। हम कंट्री के किसी भी कोई भी टेरिटरी हो इंडिया उसके किसी भी पार्ट में फ्री है रिसाइड करने के लिए, सेटल होने के लिए। अब जैसे एक पर्सन जो बिलोंग करता है असम स्टेट को, वो अपना बिजनेस हैदराबाद में स्टार्ट करना, हो सकता है उसका कोई कनेक्शन नहीं हो उस सिटी के साथ, लेकिन या उसने पहले कभी उस सिटी को देखा भी ना हो, लेकिन एक इंडियन सिटीजन होने के नाते उसका ये अधिकार है कि वो अपना वहां पर सेटअप बना सकता है। इस राइट की वजह से लाखों लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं गांव से टाउन्स की तरफ, और जो गरीब क्षेत्र होते हैं वहां से उन कंट्रीज के एरियाज में जहां पर काफी संपन्नता होती है या बड़े बड़े शहरों में। इसी तरह से सेम फ्रीडम मिला है ऑक्यूपेशन की चॉइस में। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप यही काम करें या ये काम ना करें। विमेन को ये नहीं कह सकते कि तुम इस तरह की ऑक्यूपेशन चुनो या कुछ तरह की ऑक्यूपेशन तुम्हारे लिए नहीं। जो लोग डिप्राइव क्लास को बिलोंग करते हैं उनको भी जो है ये नहीं कहा जा सकता कि तुम अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को नहीं छोड़ो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कोई भी इंसान उसको महरूम नहीं रखा जा सकता उसकी जिंदगी या पर्सनल लिबर्टी से, भले ही एक्सेप्शन जो होता है कि जैसा प्रोसीजर लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है उसको छोड़ के अगर आपने कुछ भी करना चाहे आपको पूरी आजादी। कोई भी इंसान को मारा नहीं जा सकता जब तक कोर्ट ने डेथ सेंटेंस का ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते जब तक उनके पास प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन ना हो। अगर उन्होंने ये किया तो उनको जो है कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़े। एक इंसान जो अरेस्ट होता है या उसको डिटेन किया जाता है फ्री में, उसको पहले ये बताना होगा कि किन कारणों से उसको जो है पकड़ा गया है, अरेस्ट या डिटेंशन। एक इंसान जो अरेस्ट होता है, डिटेन करा जाता है, उसको कोर्ट के सामने जो है जो सबसे पास में मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने प्रोड्यूस करना होगा 24 आवर्स के अंदर। जब तक उसको अरेस्ट किया उसके 24 आवर्स के अंदर उनको कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी है। ऐसे इंसान के पास अधिकार है कि वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सके या एक लॉयर को अपने डिफेंस में एंगेज कर सके। अभी हमने जो स्टार्टिंग में केसेस पढ़े थे ग्वांटानामो बे और कोसोवो के, विक्टिम्स जो इन दोनों ही केसेस में थे उनको सबसे ज्यादा थ्रेट झेलना पड़ा जो उनकी बेसिक थी लिबर्टीज या जो प्रोटेक्शन होता है इंडिविजुअल लाइफ का या पर्सनल लिबर्टी का, इन सब का जो है उन्हें काफी ज्यादा थ्रेट झेलना पड़ा। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक बार राइट टू लिबर्टी और इक्वालिटी आपको ग्रांट हो गई तो इसका मतलब है हर सिटीजन को जो है अब ये अधिकार है कि उसका शोषण ना किया जाए। तब भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनको जो है ये जरूरी लगा कि लिखा जाए कुछ क्लियर प्रावधान ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है 3 खास तरह के इविल्स और उनको डिक्लेयर करता है इलीगल। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को प्रोहिबिट किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है। यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब है ह्यूमन बींग्स का बाइंग और सेलिंग करना, खास तौर से विमेन का इमोरल पर्पसेस के लिए। दूसरा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जबरदस्ती किसी को लेबर या बेगर नहीं बनाया जा सकता किसी भी फॉर्म में। बेगर वो प्रैक्टिस है जहाँ वर्कर को मजबूर किया जाता है कि वो जो है अपने मास्टर के लिए फ्री ऑफ चार्ज सर्विस दे या बहुत ही कम पैसे में काम करे। जब इस तरह की प्रैक्टिस होती है लाइफ लॉन्ग बेसिस पे तो इसको कहते हैं बॉन्डेड लेबर। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ने चाइल्ड लेबर को भी पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। कोई भी किसी भी बच्चे को एम्प्लॉय नहीं कर सकता जो 14 साल की उम्र से कम का हो, किसी भी फैक्ट्री में या माइन में या किसी भी डेंजरस काम में जैसे कि रेलवेज या पोर्ट्स पे होते हैं। ऐसे ही बेसिस मानकर बहुत सारी लॉज बनी है ताकि बच्चों को बचाया जा सके जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, जैसे बीड़ी बनाने वाली हैं, फायर क्रैकर्स हैं, मैचेस बनाने वाली हैं, प्रिंटिंग या डाइंग वाली हैं। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम में क्या आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी, यानी कि इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है बहुत पर्टिकुलर थे और खास तौर से क्लियरली उन्होंने इस चीज को बोला है। आपने चैप्टर 2 में पहले ही पढ़ा था कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। ज्यादातर इंडिया में जैसे और बाकी कंट्री में होता है पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। कुछ जो है हो सकता है पर्टिकुलर रिलीजन में विश्वास ना रखते हैं। तो सेक्युलरिज्म जो है इसी आइडिया पर बेस्ड है कि जो स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होगा रिलेशंस के साथ ह्यूमन बीइंग के और ना किसी रिलेशन के जो ह्यूमन बीइंग और गॉड से बीच में है उनसे।
सेकुलर स्टेट वो होता है जो किसी भी तरीके के एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन के तौर पर स्टैब्लिश नहीं करेगा। इंडियन सेकुलरिज्म जो है यही एटीट्यूड जो है फॉलो कर रहा है, सारे जो रिलीजन है उनसे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना। स्टेट को जो है न्यूट्रल होना होगा, इम्पार्शियल होना होगा, सारे रिलीजन से डील करते हुए। हर पर्सन का ये अधिकार है कि वो प्रोफेस करे, प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे अपने रिलीजन को जिसमें वो विश्वास कर सकता है या विश्वास करता है। हर रिलीजियस ग्रुप या सेक्ट जो है पूरी तरह से फ्री है अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, अपने धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अधिकार है कि पर्सन चाहे तो वो दूसरे को मजबूर करे कि उसके धर्म में जो है वो लोग कन्वर्ट हो जाएं, आइदर बाय फोर्स, फ्रॉड या इंड्यूसमेंट की मदद से या एल्योरमेंट के कारण। आप जबरदस्ती किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो जो है आपके धर्म में परिवर्तित हो जाए। एक इंसान खुद में अपने आप फ्री है कि वो रिलीजन को चेंज कर सकता है अपनी विश पे। फ्रीडम किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान जो चाहे वो धर्म के नाम पर कुछ भी कर ले। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एनिमल्स को सैक्रिफाइस नहीं करेगा या ह्यूमन बींग को सैक्रिफाइस नहीं करेगा ऑफरिंग के तौर पे जो सुपरनेचुरल फोर्सेस होती हैं या जो गॉड्स होते हैं उनके सामने। रिलीजियस प्रैक्टिसेस जहाँ पे विमेन को इंफीरियर समझा जाता है या जो विमेन की फ्रीडम को बाधित करता है वो अलाउड नहीं है। जैसे कोई भी किसी भी विडो को ये फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपना हेड शेव करा दे या सिर्फ व्हाइट क्लोथ्स पहने। सेक्युलर स्टेट वो होता है जहाँ पर प्रिविलेज नहीं दी जाती, फेवर नहीं किया जाता किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, ना ही पनिश किया जाता है, भेदभाव किया जाता है लोगों के बीच में रिलीजन के आधार पर जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं कर सकती थी वो टैक्सेस दे अपने पर्टिकुलर रिलीजन या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं दिए जा सकते। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो प्राइवेट बॉडीज द्वारा मेंटेन किए जाते हैं और किसी भी इंसान को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को उसमें हिस्सा ले या किसी भी रिलीजियस वर्शिप में वो पार्टिसिपेट करे। फिर आता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। आपने ये सोचा होगा कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है इतने ज्यादा पर्टिकुलर थे रिटन गारंटीज देने के लिए राइट्स जो है माइनॉरिटीज की, उनको क्यों स्पेशल गारंटीज जो हैं वो मेजॉरिटी के लिए नहीं है। एक सिंपल सा रीजन है कि जो डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं उनको पावर किसको मिलती है, मेजॉरिटी। यानी कि अगर डेमोक्रेसी वर्क कर रही है तो पावर किसके पास है, मेजॉरिटी के। उन्हीं की लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन जो माइनॉरिटीज का है अब उनको तो बचाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो जो है निग्लेक्ट हो जाएंगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो इम्पैक्ट है लैंग्वेज का उसके अंदर वो दब जाएंगे या रिलीजन, कल्चर जो भी मेजॉरिटी का है उसके आगे उनकी तो चलेगी नहीं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स खास तौर से माइनॉरिटीज के लिए। कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन का जिसकी भाषा थोड़ी अलग हो, कल्चर थोड़ा अलग हो, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने इन चीजों को संरक्षित कर सकता है। वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो आइदर मेंटेन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा या उनको गवर्नमेंटल एड मिलती है वो मना नहीं कर सकते एडमिशन के लिए किसी भी सिटीजन को रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पर। सारी माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार है कि वो एस्टैब्लिश करें, एडमिनिस्ट्रेट करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपनी पसंद। यहाँ माइनॉरिटीज का मतलब ये नहीं कि खाली रिलीजियस माइनॉरिटी नेशनल लेवल पे। कुछ जगहों पे लोग जो है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं वो शायद मेजॉरिटी में हो, या जो एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो माइनॉरिटी में हो। अब जैसे तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में है आंध्र प्रदेश, लेकिन माइनॉरिटी में वो कहाँ है, जो उनका पड़ोसी स्टेट है कर्नाटका उसके अंदर। इसी तरह से सिख जो है मेजॉरिटी में है पंजाब में, लेकिन माइनॉरिटी में कहाँ है, राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली में। अब इस तरह के राइट्स जो हैं हम उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अगर राइट्स जो हैं वो गारंटी के जैसे हैं तो वो कोई भी यूज का नहीं है। अगर हम उनको जो है ऑनर नहीं करते, कोई उनको ऑनर करने वाला नहीं है तो उनके होने का कोई फायदा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो लागू करवाई जा रही है, उनको करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। हमारे पास ये अधिकार है कि हम जो है जो भी अभी तक राइट्स बताई गई है उनको लागू करवाएं। इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फंडामेंटल राइट है। इस राइट की वजह से और राइट्स जो हैं वो इफेक्टिव होती हैं।
ये पॉसिबल है कि कई बार हमारी जो राइट्स हैं वो हमारे साथ के जो सिटीजन हैं उनके द्वारा वायलेट करी जाती हैं, या प्राइवेट बॉडीज या इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी। जब इस तरह से हमारी कोई भी राइट का वायलेशन होता है तो हम इसके लिए रेमेडी किसके थ्रू मांग सकते हैं? कोर्ट की। अगर हमारी ये फंडामेंटल राइट है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं स्टेट की। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एमेनिटीज जो है वो मेनली हार्ट और सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटी करी जाती हैं किसके खिलाफ? जो एक्शंस होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या और जो अथॉरिटीज हैं जो चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कोई भी लॉ या एक्शन जो है ऐसा नहीं है जो वायलेट करता हो फंडामेंटल राइट्स। अगर बाई चांस कोई एक्ट लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का लिमिट लगाता है या ले लेता है किसी भी फंडामेंटल राइट को तो वो इनवैलिड माना जाएगा। हम चैलेंज कर सकते हैं ऐसी लॉज को जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की हैं, पॉलिसीज को, एक्शंस को गवर्नमेंट के या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, ये सब हम इनको चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट भी जो है इन्फोर्स करता है फंडामेंटल राइट्स को प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनके पास ये पावर है कि वो डायरेक्शंस इशू करें, ऑर्डर्स या रिट करें, ताकि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको लागू किया जाए। ये कंपनसेशन भी दिलवा सकते हैं विक्टिम्स को या पनिशमेंट भी दे सकते हैं वायलेटर्स को। हमने पहले भी देखा था चैप्टर 4 में कि कैसे जो जुडिशियरी है हमारी कंट्री के अंदर वो पूरी तरह से गवर्नमेंट और पार्लियामेंट से इंडिपेंडेंट है। ये भी देखा कि जुडिशरी बहुत पावरफुल है और जो चाहे वो कर सकती है अगर उसको सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। किसी भी केस में वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का तो जो पर्सन है वो रेमेडी के लिए सीधे कोर्ट जा सकता है। लेकिन अब कोई भी पर्सन जो कोर्ट जाता है वायलेशन के लिए जो फंडामेंटल राइट का उसका हुआ है तो वो जो है एक सोशल या पब्लिक इंटरेस्ट बन जाता है। इसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। PIL के अंतर्गत कोई भी सिटीजन या ग्रुप ऑफ सिटीजन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट को प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक इंटरेस्ट के, खास तौर से पर्टिकुलर लॉ या गवर्नमेंट एक्शन के अगेंस्ट। वो जज को लिख सकते हैं, इवन पोस्ट कार्ड पर भी। कोर्ट जो है उस मैटर को लेगा अगर जजेस को जो ऐसा लगता है कि वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। फिर आता है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। हमने इस चैप्टर की शुरुआत जो है इस डिस्कशन से करी थी कि जो राइट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ज्यादातर चैप्टर में हमने फोकस किया फंडामेंटल राइट्स पर कॉन्स्टिट्यूशन की। आप सोच रहे हो कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ग्रांट करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, यही सिर्फ वो अधिकार हैं जो सिटीजन्स के पास होते हैं। ये सच नहीं है। जहां एक तरफ फंडामेंटल राइट्स जो है सोर्स मानी गई है सारे राइट्स का, वहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ जो है वो हमें और भी बहुत सारी राइट्स देते हैं। इतने कुछ सालों में जो स्कोप है राइट्स का वो काफी बढ़ा है। कई बार क्या होता है इसी के कारण जो लीगल राइट्स हैं उनमें एक्सपेंशन हो जाता है जो सिटीजन आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। समय समय पे कोर्ट्स जो है ऐसे जजमेंट देते हैं ताकि स्कोप जो है राइट्स का वो और बढ़ सके। कुछ खास राइट्स जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, ये सब फंडामेंटल राइट से ही निकली है। अब स्कूल एजुकेशन जो है वो राइट बन गया है इंडियन सिटीजन्स का। गवर्नमेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हर बच्चे को दे जो कि 14 साल की उम्र का है। पार्लियामेंट ने एक लॉ जारी किया है जिसमें उसने राइट टू इंफॉर्मेशन भी सिटीजन्स को देने की बात करी। ये एक्ट जो है ये बना था फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के अंडर। हमारे को ये अधिकार है कि हम इंफॉर्मेशन जान सकें गवर्नमेंट ऑफिसेस से। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्सपेंड किया है जो मीनिंग है राइट टू लाइफ का, इसका मतलब उसमें राइट टू फूड भी आता है। साथ ही साथ ये जो राइट्स हैं ये खाली फंडामेंटल राइट्स तक ही सीमित नहीं है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन और भी बहुत सारी राइट्स देता है जो शायद फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है पर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू वोट इन इलेक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कई बार जो एक्सपेंशन है जो ऐसे होता रहता है उसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स। ये यूनिवर्सल ऐसे मॉरल क्लेम हैं जो शायद रिकॉग्नाइज किए गए हैं या नहीं किए गए हैं लॉ द्वारा। उस सेंस में इन क्लेम्स को जो है हम राइट नहीं कह सकते डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने पहले कहा था। जैसे जैसे डेमोक्रेसी का विस्तार हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ज्यादा से ज्यादा दबाव पड़ रहा है गवर्नमेंट पे कि इन क्लेम्स को एक्सेप्ट करें।
कुछ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं, उन्होंने भी जो है अपना योगदान दिया है राइट्स के एक्सपेंशन। अब जैसे है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट। ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है बहुत सारी राइट्स को जो डायरेक्टली हिस्सा नहीं है फंडामेंटल राइट्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पे नहीं बना है, पर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो पूरी दुनिया में हैं वो इसको एक स्टैंडर्ड मानते हैं ह्यूमन राइट्स का। अब इसमें क्या क्या शामिल है? राइट टू वर्क, यानी मौका मिले हर एक को कि वो अपनी जिंदगी काम करके गुजार सके। राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस जो है उसके लिए क्या होना चाहिए? आपको फेयर वेजेस मिलने चाहिए जिससे एक आप डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वर्कर्स या उनकी फैमिलीज को प्रोवाइड कर सके। एक एडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अधिकार है जिसमें सही पर्याप्त मात्रा में फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग उन्हें मिले। सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस की राइट, हेल्थ इसकी राइट कि मेडिकल केयर जब आप बीमार हो जाएं, स्पेशल केयर विमेन के लिए जब तक उनके बच्चा होता है या उनको बीमारी से, महामारी से बचाने के लिए। इसी तरह से राइट टू एजुकेशन है जिसमें फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन वो होनी चाहिए या हायर एजुकेशन तक सबकी बराबर की पहुंच होनी चाहिए। तो ये जो स्कोप है राइट्स का ये काफी हद तक एक्सपैंड हो रहा है और नई राइट्स जो है वो समय समय पर उभर रही हैं। ये जो है शायद लोगों के संघर्ष का ही नतीजा है। जो नई राइट्स इमर्ज हो रही हैं सोसाइटीज के अंदर वो डेवलप हो रही हैं या कहना चाहिए अब नए कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहे हैं। जैसे जैसे नए कॉन्स्टिट्यूशन में एक फॉर्मेशन हो रहा है, नई नई सोसाइटीज आ रही हैं, ऐसे ही नए नए राइट्स भी आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो साउथ अफ्रीका का है वो क्या गारंटी करता है अपने सिटीजन्स को? बहुत अलग अलग तरह की नई राइट्स जो है उन्होंने अपनी गारंटी करी है। राइट टू प्राइवेसी, यानी कि कोई भी सिटीजन जो है या उनका जो घर है उसको सर्च नहीं कर सकते, उनके फोन को टैप नहीं कर सकते और उनके और जो कम्युनिकेशन है उनको खोला नहीं जा सकता। एक है राइट टू एन एनवायरनमेंट जो कि हार्मफुल नहीं होना चाहिए उनके हेल्थ या उनके वेलबींग के। तीसरा है राइट टू एन एनवायरनमेंट कि शायद ये इसमें रिपीट हो गया है कि वही सेम चीज है कि हार्मफुल नहीं है उनके हेल्थ या वेलबींग। एक है राइट पर्याप्त तरीके का, सही तरीके का जो हाउसिंग होती है उस तक पहुंच। लास्ट है हेल्थ केयर के लिए पहुंच, सर्विसेज, सही मात्रा में खाना, पानी। भले ही आप इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट को जो है कोई भी रिफ्यूज नहीं करेगा। इतने सारे अधिकार जो हैं ये साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है उसने गारंटी किए हैं। कई नई तरह की राइट्स हैं और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने गारंटी करी है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ या राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड है या इवन राइट टू प्राइवेसी है, ये भी जो है फंडामेंटल राइट्स बना देनी चाहिए इंडिया के अंदर। आप क्या सोचते हैं? तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन।